चलो देखो भाई, कल डिस्कस कर लिए थे हमने 80 क्वेश्चन तक। ठीक है, आज डिस्कस करना है 81 नंबर। ध्यान से देखो क्या कुछ दिया हुआ है इसको। डेल्टा टर्सरी वाइंडिंग वाले वाई वाई ट्रांसफार्मर में होती है 9 कॉइल, 6 कॉइल, 3 कॉइल्स या 12 कॉइल्स। ठीक है, आंसर आपको दिखाई दे रहा है 9 कॉइल। अब 9 कॉइल किस टाइप में होगी वो देखो। हमारे पास डेल्टा टर्सरी वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। दो स्टार कनेक्शन के ट्रांसफार्मर होंगे। ठीक है, दो हमारे पास स्टार कनेक्शन के ट्रांसफार्मर है। एक ये होगा, ये हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉइल तो इनकी होगी। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा दो स्टार कनेक्शन के बीच एक जो डेल्टा कनेक्शन की वाइंडिंग बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्सरी वाइंडिंग। ठीक है, और 3 हमारे पास ये वाइंडिंग हो गई, तो कितने हो गए टोटल, 9। तो अब हमारे पास जो टर्सरी वाइंडिंग के साथ जो हमारे पास ट्रांसफार्मर बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना, आपने पढ़ रखा होगा। इस कनेक्शन को हम एक तो वाई वाई ट्रांसफार्मर बोल दिया हमने, एक इसे क्या बोलेंगे, 3 वाइंडिंग। ठीक है, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी इसे हम बोल सकते हैं। 3 वाइंडिंग कैसे, एक वाइंडिंग तो हमारे पास ये है, दूसरी हमारे पास ये है और तीसरी वाइंडिंग ये है। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसे हम स्टेबलाइज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। आपको पता होगा जो हमारे पास ये कनेक्शन होता है इसे हम स्टेबलाइज स्टेबलाइज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अब स्टेबलाइज ट्रांसफार्मर किस टाइप में बोलेंगे, क्यों बोलते हैं भी बताओ भी, क्या काम करता है मेन ये, मेन क्या करता है ये, जो हमारे पास न्यूट्रल वाइंडिंग होती है, न्यूट्रल वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज होती है, विभव जो होगी, उस विभव को स्थायी रखने के लिए। ठीक है, न्यूट्रल वाइंडिंग में वोल्टेज को स्थायी रखने के लिए टर्सरी वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, टर्सरी वाइंडिंग के साथ जो वाई वाई ट्रांसफार्मर हमारे पास है इसमें कितनी कॉइल होती है, इसमें होगी 9 कॉइल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है, तो ये आपको पता है स्टार स्टार के अंदर। ठीक है, स्टार स्टार के अंदर ही क्या करेंगे हम, टर्सरी वाइंडिंग है वो प्रयुक्त करेंगे। टर्सरी वाइंडिंग का मेन उद्देश्य बता दिया। टर्सरी वाइंडिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल में वोल्टेज को स्थायी करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट के अंदर वोल्टेज को स्थायी करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, 3 फेज वाली सप्लाई की सहायता से 2 फेज वाली, ये तो आप सभी को पता है, 2 फेज वाली आपूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है, किससे, स्कॉट कनेक्शन से। ठीक है, अब स्कॉट कनेक्शन के अंदर भी हम 2 चीज पढ़ते हैं। स्कॉट कनेक्शन में हमारे पास एक तो क्या होता है, टीजर ट्रांसफार्मर, एक हमारे पास क्या होता है, मेन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्कॉट कनेक्शन में क्या होता है, ये लिखा हुआ देखो जरा, आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा। स्कॉट कनेक्शन में क्या होता है, टीजर ट्रांसफार्मर होगा एक तो। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, मेन ट्रांसफार्मर। जो टीजर ट्रांसफार्मर की वोल्टेज है वो मेन ट्रांसफार्मर की वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, ये आपको पता होगा। टीजर ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है वो मेन ट्रांसफार्मर के वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। इनके जो जो हमारे पास मेन ट्रांसफार्मर है उनका टर्न का जो अनुपात देखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, 86.6%। ठीक है ना, ये आपने पढ़ रखा होगा। अब मेन क्या होगा, 3 फेज सप्लाई से 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए हम क्या करते हैं अभी, स्कॉट कनेक्शन। एक होता है वीवी कनेक्शन, वीवी कनेक्शन का दूसरा नाम, वीवी कनेक्शन का दूसरा नाम ओपन डेल्टा। ठीक है, वीवी कनेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, वीवी कनेक्शन को हम ओपन डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है ना, ओपन डेल्टा कनेक्शन होता है वीवी कनेक्शन। ओपन डेल्टा क्या काम आता है अभी, ओपन डेल्टा क्या काम आएगा,
नहीं, ये ठीक बात है, एक वाइंडिंग खराब होगी, लेकिन काम क्या रहा है, ओपन डेल्टा हमारे पास कनेक्शन। ओपन डेल्टा क्यों करते हैं हम डेल्टा से? ओपन डेल्टा किस लिए करते हैं भाई? ओपन डेल्टा में क्या होता है, दो हमारे पास सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होंगे ना, उससे हम क्या करते हैं, थ्री फेज सप्लाई बना सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने बताया था आपको। अब मेन पॉइंट क्या है इसका, हमारे पास दो फेज में बदलने के लिए स्कॉट कनेक्शन। अगला देखो, स्कॉट कनेक्शन में टीजर के टर्न्स को न्यूट्रल पॉइंट खालिस्तान के अनुपात में विभाजित करता है। जो हमारे पास न्यूट्रल का जो पॉइंट है उसको विभाजित करने के लिए क्या होगा, आपको याद रखना है, 2:1 में। ठीक है, 2:1 में क्या करता है, विभाजित करेगा। अब इसका मेन बात क्या है, स्कॉट कनेक्शन किस लिए काम आ रहा है? स्कॉट कनेक्शन हमारे पास थ्री फेज सप्लाई से हम टू फेज में चेंज कर सकते हैं, टू फेज से थ्री फेज में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर के टर्न्स को न्यूट्रल, जो हमारे पास कनेक्शन होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट खालिस्तान के अनुपात में डिवाइड कर रखा है, विभाजित कर रखा है, तो वो हमारे पास कितना होगा, 2:1 में विभाजित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे पास कौन से होंगे भी? सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है, देखो, स्टेप अप तो हमारे पास होगा नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये तो डायरेक्ट कट हो रहा है। ठीक है, मेन हमारे पास क्या रहेगा, अधिक रेटिंग वाले स्टेप डाउन और कम रेटिंग वाले, कम रेटिंग के होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो हमारी गलियों में जो लगते हैं ट्रांसफार्मर, उसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किससे कनेक्ट होता है, फीडर से। ठीक है ना, फीडर लाइन है उससे डायरेक्ट क्या है, कनेक्ट रहेगा। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ हाँ, मैं फीस करवा दूंगा। अभी अभी एक बार क्लास में था, मैं क्लास लेने के बाद, हाँ इसी नंबर पे, यही नंबर है व्हाट्सअप पे, 80593586 681 वाला मेरा नहीं है। हाँ जी, ये है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कोई ना, स्कैनर भेज देना आप। ठीक, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें क्या रहेगा, 500 केवीए से कम रेटिंग वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात, कोई बात चल रही थी क्या, पॉइंट चल रहा था कोई? निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा नहीं है? प्राइमरी वाइंडिंग होती है भाई, कंजर्वेटर टैंक भी होगा, रेडिएटर भी कूलिंग के लिए है, कम्यूटेटर नहीं होता। तो कम्यूटेटर कहाँ होगा, डीसी मशीन के अंदर हमारे पास कम्यूटेटर होता है। ठीक है, कम्यूटेटर किसका बना होता है अभी, कम्यूटेटर हमारे पास जो हार्ड कॉपर होता है। ठीक है, कम्यूटेटर हार्ड कॉपर का बना होगा, सख्त तांबे का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में खालिस्तान अधिकतम दक्षता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास खालिस्तान अधिकतम दक्षता, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास कितनी होती है, 50% लोड पर। ये चीज ध्यान रखना है। अगर हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर की आपको पूछ ले मैक्सिमम एफिशिएंसी या एफिशिएंसी कितनी होती है, 90 से 98%, कल हमने देखा था। डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाए तो हमारे पास कितना करना है, 50% लोड का। ठीक है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आमतौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी में जुड़ा होता है। अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मान लो कोई सब स्टेशन है, सब स्टेशन से लाइन आएगी, 3 तार आएंगे हमारे पास। ठीक है, ये जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, और यहां पर हमें ये स्टेप अप लगाना पड़ेगा, स्टेप डाउन लगाना पड़ेगा। स्टेप डाउन, यहां से कितनी वोल्टेज आएगी, 11 केवी, यहां से आएगी 11 केवी। ठीक है, ज़्यादा लेट को नहीं हो पेपर, जल्दी होगा। ठीक है, सारे भी हैं,
अच्छा, सब स्टेशन नाम नहीं देखा। ये हमारे पास क्या है, 11 kV। 11 kV जो है वो रहेगा यहाँ पर, सब स्टेशन से बाहर निकलेगा। 11 kV के बाद आगे जो है वो कितना जाएगा, 440 वोल्ट। तो हमने क्या कर दिया, स्टेप डाउन कर दिया। अब ये 440 वोल्ट है वो हमें आगे अपने घरों में देनी है, ठीक है। तो उसके लिए 4 तार हमें ज़रूरी है। अब 4 तार किस में निकलते हैं, स्टार में, और 3 तार डेल्टा में, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा। अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आमतौर पर प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो किस में होगी, डेल्टा में, और सेकेंडरी वाइंडिंग किस में होगी, स्टार में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। समझ में आ गया पॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीडर, ठीक है। उसके बाद आगे जो हमारे पास लाइन जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अब आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटर किसके अनुसार बनाया जाता है, वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से, और फीडर करंट के हिसाब से। बहुत कुछ बात याद कर लिया आपने इतने दिनों में, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने 2 साल IT कर रखे उसमें भी नहीं पता होता। आपने देखा होगा 2 साल IT की है या फिर कोई पॉलिटेक्निकल करता है उसको भी बहुत कम चांस है ये चीज़ पता होगा। किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच से जुड़ा होता है। अब पावर ट्रांसफार्मर है उसमें टैपिंग जो स्विच है वो कौन सी साइड जुड़ा होगा, ये आप देखो। मेन हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर होता है हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। ये हम मेन जोड़ते हैं हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। बाकी आपको पता है पावर ट्रांसफार्मर हमारे पास है उसमें सेकेंडरी साइड क्या होती है, हाई वोल्टेज की होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड पर, ठीक है। टैपिंग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है पता है आपको, टैपिंग करने का मेन उद्देश्य हमारे पास वोल्टेज लेवल अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको बढ़ाना या घटाना, टैप करना, ठीक है। तो टैपिंग हमेशा कहाँ होती है, हाई वोल्टेज साइड। और पावर ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, हाई वोल्टेज साइड की होती है। स्कॉट कनेक्शन में टीजर के आर पार वोल्टेज खालिस्तान द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है। ये मैंने अभी बताया था आपको, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, इनका वोल्टेज का डिफरेंस होता है। इतने एंगल का डिफरेंस रहेगा 90 डिग्री का, टीजर का और मेन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग की बात है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी, एक ट्रांसफार्मर में टैपिंग सामान्यता खालिस्तान टैपिंग सामान्यता दिया जाता है। टैपिंग कहाँ देंगे, HV साइड पर, ठीक है ना। अब एक ट्रांसफार्मर लिखा है सीधा यहाँ पर, पावर नहीं लिखा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या लिखेंगे, हाई वोल्टेज साइड पर, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी क्यों नहीं आया, क्योंकि पावर का नाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग प्रश्न नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में लोड को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रू वैल्यू, ट्रू हो सकता है, हाँ ट्रू वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू में, रिएक्टिव पावर में, उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा, और एपरेंट पावर में, ओम बटा वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, एपरेंट पावर। आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर जो है उसकी रेटिंग किस में होती है भी, KVA में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास CT और PT की बात करें, CT की रेटिंग किस में बताई थी, VA के अंदर, ठीक है। अब V के आगे हम क्या लगा दें, K लगा दें, तो क्या बन जाएगा ये KVA। और एपरेंट पावर जो है, एपरेंट पावर को भी हम क्या बोलते हैं, VA। एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI। एपरेंट पावर का फॉर्मूला आप सभी को पता है। एक तो हमारे पास देखो एक तो होता है एक्टिव पावर, ठीक है। एक्टिव पावर का VI क्या रहेगा, कोस फाई। एक होता है रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या होगा, VI साइन फाई। एक हमारे पास होता है एपरेंट पावर, एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा VI, ठीक है। और VI को आगे हम इसकी इकाई लिखेंगे तो वो क्या होगी, VA, वोल्ट एम्पियर।
ये है वोल्टेज और एम्पियर, वोल्टेज और करंट, यहाँ पर वोल्ट और एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर वी आई साइन फाई का मतलब हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर के वी ए आर, यहाँ पर क्या होगा के डब्ल्यू, ठीक है। अब जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेटिंग किस में होती है, रेटिंग हमारे पास केवीए में, और जो मैंने आपको सीटी और पीटी की जो रेटिंग बताई थी वो किस में बताई थी, वीए के अंदर, वोल्ट एम्पियर में। तो अब हमारे पास कौन सी पावर आई है, एपरेंट पावर। तो इसमें आंसर क्या होगा, एपरेंट पावर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एपरेंट पावर में व्यक्त की जाती है, क्या व्यक्त की जाती है, रेटिंग, ठीक है। किसकी रेटिंग, ट्रांसफॉर्मर की, किस कौन से ट्रांसफॉर्मर की बात थी, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग देखें तो वो तो केवीए में होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। करंट ट्रांसफॉर्मर एक खालिस्तान है, ठीक है ना। करंट ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको स्पेशल लिखवा रखा है, स्टेप अप प्रकार का होता है करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। करंट ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास क्या होता है, मेन आप सभी को पता है, करंट ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे पास एक क्लैंप मीटर होता है, ठीक है। जो क्लैंप मीटर होगा इसमें होगा करंट ट्रांसफॉर्मर। क्लैंप मीटर के अंदर क्या होता है, सीटी होता है। क्लैंप मीटर को क्या बोलते हैं, टोंग टेस्टर, ठीक है ना, टोंग टेस्टर बोलते हैं। और करंट ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग ही अभी हमने डिस्कस किया किसमें होती है, एपरेंट पावर वीए के अंदर। ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता, तो अब आपको पता है कंजर्वेटर रहेगा भी, बकल्स रिले रहेगी, ब्रेदर होगा, बूस्टर नहीं होता, ठीक है ना, बूस्टर हमारे पास नहीं होता। बूस्टर हमारे पास एक प्रकार का क्या है, इंडक्टर का ही रूप है ये बूस्टर, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें ट्यूबलाइट वगैरह, वहाँ पर तो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं हाई लीकेज रिएक्टेंस, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बूस्टर अलग रहेगा। मेन देखो, अब कंजर्वेटर टैंक की बात है, कंजर्वेटर टैंक जो है वो क्या काम आ रहा है आप सभी को पता है। जब टैंक के तेल का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाए तो तेल हमारे पास क्या है, कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा। कितना भाग खाली मानते हैं, कई जगह आपको मिलेगा 1/4, कई जगह आधा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद बक्कल्स रिले आप सभी को पता है क्या काम आती है अभी, इंटरनल फॉल्ट को इंडिकेट करने के लिए बक्कल्स रिले का काम आता है, ठीक है ना। मेन चीज ध्यान रखना, इंटरनल फॉल्ट। ब्रीदर आप सभी को पता है क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर सांस कहाँ से लेता है, ब्रीदर से, और ब्रीदर में क्या होती है, सिलिका जेल। सिलिका जेल का कलर हमारे पास नई है तो क्या होगा, नीला, और पुरानी हो जाएगी तो गुलाबी रंग, ठीक है। किसी करंट ट्रांसफॉर्मर में करंट ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात किस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। तो हमारे पास किस पर निर्भर नहीं करेगा, सेकेंडरी लोड करंट पर, एक्साइटेशन करंट के मैग्नेटिक पावर पर, एक्साइटेशन करंट के लॉस पर। मेन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, करंट ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात है, आप सभी को पता है V2 बटा में क्या होता है, V1, उसके बाद N2 बटा में क्या होगा, N1, उसके बाद हमारे पास E2 बटा में E1, उसके बाद क्या होगा, I1 बटा में I2। अब जो करंट का जो अनुपात है, करंट का जो हमारे पास अनुपात है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का, ये पूछा गया है हमारे पास किस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या चीज़ मेन दे रखी है इसके अंदर, इसमें ये दे रखा है भी लाइन वोल्टेज पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि मेन देखो ये दोनों वोल्टेज जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज पर निर्भर करेगा, ठीक है। सेकेंडरी लोड करंट है इस पर भी करेगा बिल्कुल। एक्साइटेशन करंट के मैग्नेटिक पावर पर भी निर्भर करेगा, जो हमारे पास एक्साइटेशन करंट का मतलब क्या हुआ, जो सेकेंडरी साइड में जो हमारे पास करंट ज़्यादा या कम हो रहा है वो एक्साइटेशन करंट होगा, उस पर भी निर्भर करता है अभी। हाँ होल क्लास में हूँ, हाँ वो कल आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो अगला हमारे पास क्या है, एक्साइटेशन करंट के लॉस पर, इस पर भी हमारे पास निर्भर करेगा। ये चीज़ नया समझकर आप इसको ध्यान रखो, लाइन वोल्टेज पर हमारे पास निर्भर नहीं करता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आइडियल ट्रांसफॉर्मर।
आइडियल ट्रांसफॉर्मर का आप सभी को पता है क्या कुछ होता है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लॉस क्या होता है अभी, लॉस हमारे पास होगा 0। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, 100%। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जितना हम इनपुट में देंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो हमारे पास लीकेज फ्लक्स है वो कितना होगा, 0। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आइडियल की बात। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की दक्षता निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना, कितने से अधिक होगी, 100% होती है तो कितने से अधिक है, 98% से अधिक हमारे पास होगी भी। ठीक है, अगर नॉर्मल हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है उसकी दक्षता कितनी होती है, 98% मानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की लोड के साथ 50%। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की प्रतिशत हानि हमारे पास कितनी होगी, प्रतिशत हानि की बात करें तो कितना रहेगा, 0% ही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, 0 कैसे है अभी, हाँ हानि हमारे पास 0%। ये हो गया या नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किस में स्टार्टिंग करंट को एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके घटाया जाता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग करंट में हमारे पास आप सभी ने देखा होगा जो हमारे पास इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, वहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं। एक तो हमारे पास सबसे पहला क्या था, डीओएल स्टार्टर, दूसरा हमारे पास क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा हमारे पास क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मेन उद्देश्य क्या होता है, स्टार्टिंग करंट को कम करना। स्टार्टर का मेन उद्देश्य क्या होता है, स्टार्टिंग करंट को कम करना ही होता है। तो हमारे पास क्या रहेगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर हम यूज करते हैं किसके अंदर, इंडक्शन मोटर में। इसका हमारे पास मेन उद्देश्य होता है करंट को घटाना। ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है डीओएल के अंदर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में ऑटो ट्रांसफॉर्मर थोड़ी होता है, वहाँ तो हमारे पास डायरेक्ट क्या है, कॉन्टेक्टर रहेंगे, बस यूज करेंगे। इसका हमारे पास कोई है नहीं पूर्ण लोड स्टार्टर का। स्टार डेल्टा स्टार्टर में ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब हमारे पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो स्टार्टर है उसके अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग करंट को घटाने के लिए काम आता है स्टार्टर के अंदर, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में उपयोग करते हैं। अब ये देखो, अगर बात करें ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, आप सभी को पता है भी कितनी वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है ये, सेल्फ के पर, बिल्कुल ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर काम करेगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर काम करता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो हो। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों हमारे पास इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली रूप से जुड़ी हुई होती है। वो ट्रांसफॉर्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग, ये बात आ गई बस, ठीक है। ऑटो की बात आएगी, अभी हमने डिस्कस कर लिया। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आप सभी को पता है कॉपर की बचत होती है ना, कॉपर की बचत का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन होगा, बिल्कुल इन्वर्सली रहेगा 1/v²। अगर आपको बोल दें कॉपर सेविंग का फॉर्मूला बताओ, कॉपर सेविंग का, तो कॉपर सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्सली 1/v²। याद रखोगे ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर सेविंग का और वोल्टेज का क्या रिलेशन है, 1/v² का। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पावर है कितनी, 100 वाट, तथा वोल्टेज अनुपात हमारे पास है 2:1। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पावर हमारे पास कितनी होगी, 100 वाट ही होगी, क्योंकि आइडियल है, जितनी इनपुट है उतनी क्या रहेगी आउटपुट में, कुछ करने की बात ही नहीं इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से ट्रांसफॉर्मर का घटक है हमारे पास है कौन सा रहेगा, ब्रेदर भी होते हैं, टैप चेंजर भी होगा, कंजर्वेटर भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। ट्रांसफॉर्मर के जितने भी पार्ट है उनके बारे में डिटेल से आपको पता होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, पार्ट से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। ट्रांसफॉर्मर के जो पार्ट्स होते हैं, बक्कल रिले है,
कंजर्वेटर है, ब्रीदर है, ठीक है, सारे जो हमारे पास सिलिका जेल होगी, वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलेगा आपको। निम्न में से कौन सा एक ट्रांसफॉर्मर का भाग फिर वही बात नहीं है? तो आप सभी को पता है कंजर्वेटर होगा, ये होगा, ये भी है, एक्साइटर नहीं होगा। तो एक्साइटर कहाँ होगा? एक्साइटर कहाँ होगा? डीसी मशीन में। बिल्कुल भी डीसी मशीन में भी एक्साइटेशन यूज करते हैं हम, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं डीसी मशीन में? सही बात है। फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए अलग से डीसी सोर्स का यूज किया जाता है, किसके अंदर? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के अंदर, ठीक है। जो एक्साइटर हमारे पास मेन काम आता है, ये किस में आएगा? सिंक्रोनस मशीन में, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन के अंदर आप सभी को पता है, सिंक्रोनस मशीन हमारे पास ये होती है डबली एक्साइटेड। डबली एक्साइटेड मशीन होती है सिंक्रोनस जो होती है वो। डबली एक्साइटेड का मतलब क्या रहेगा इसके अंदर? इसमें हमारे पास एसी और डीसी दोनों सप्लाई काम लेते हैं। सिंक्रोनस मशीन के अंदर एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों काम आती है। एसी सप्लाई कहाँ प्रोवाइड करवाएंगे? स्टेटर पर। और जो हमारे पास डीसी सप्लाई वो कहाँ प्रोवाइड करवाएंगे? रोटर पर या फिर फील्ड वाइंडिंग पर, ठीक है ना। जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको एक्साइट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एक्साइटर का यूज़ करते हैं। और एक्साइटर में हमेशा सप्लाई कौन सी होती है? डीसी सप्लाई, ठीक है। याद रखना, किसके द्वारा देंगे डीसी सप्लाई? स्लिप रिंग के द्वारा, ठीक है। स्लिप रिंग से आगे सप्लाई पहुंचाते हैं हम। चलो नेक्स्ट देखो भाई, ये हो गया पॉइंट, ये भी हो गया। इनमें से क्या एक ट्रांसफार्मर का पार्ट है? सारी है, कॉइल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी वाइंडिंग, सारी हमारे पास पार्ट है अभी। कंप्लीट ट्रांसफार्मर। डीसी मोटर शुरू, अभी डीसी मोटर का जिक्र कर रहे थे, डीसी मोटर ही शुरू करेंगे फिर अब, ठीक है। देखो मेन हमारे पास डीसी मोटर के अंदर सबसे पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना है, डीसी मोटर जो है वो फ्लेमिंग के कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, ठीक है। डीसी मोटर हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करती है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है अभी? लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास ये है अंगूठा, ठीक है। ये हमारे पास है तर्जनी उंगली, जिसे 4 फिंगर बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? मिडिल फिंगर, ठीक है, जिसे मध्यम उंगली बोलते हैं। जो अंगूठा है वो क्या बताएगा? वो बताएगा हमारे पास फोर्स, ठीक है, फोर्स या मोशन, गति बताएगा। जो हमारे पास तर्जनी उंगली है ये क्या बताएगी? ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी दिशा में जा रहा है वो बताएगी हमारे पास तर्जनी उंगली। और जो मिडिल फिंगर है ये क्या बताएगी? ये हमारे पास करंट की दिशा, ठीक है, सीधे करंट की दिशा है, ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की दिशा है, ठीक है। अगर ये आ जाता है यहाँ पर प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित करंट की दिशा कौन बताता है? वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे किसके लिए? मोटर के लिए। और राइट हैंड यूज करते हैं जनरेटर के लिए, ठीक है। अब देखो डीसी मोटर में एक हमारे पास शाफ्ट पर जो टॉर्क होता है, शाफ्ट पर टॉर्क बनने का फॉर्मूला क्या रहेगा? DSH, BHP बल्क हॉर्स पावर। BHP का मतलब बल्क हॉर्स पावर गुणा में 60 गुणा में क्या है? 735.5। क्या होता है 735.5? ये एक HP हमारे पास वैल्यू रहेगी। तो 735.5 मीट्रिक है, ब्रिटिश है, मीट्रिक पद्धति का है ये, ठीक है। और 2 पाई n हमारे पास, n क्या रहेगा यहाँ पर? स्पीड रहेगी। उसके बाद देखो जो हमारे पास डीसी मोटर है इसमें टॉर्क बनता है स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग का जो टॉर्क बनेगा डीसी मोटर में, टॉर्क का रिलेशन होता है T समानुपाती फाई IA, ठीक है। IA क्या है यहाँ पर? आर्मेचर करंट। IA है आर्मेचर करंट, फाई क्या है? फ्लक्स, ठीक है। अब टॉर्क जो बनेगा वो अलग अलग मोटर के हिसाब से अलग अलग रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? डीसी सीरीज मोटर की बात करें, यहाँ पर सीरीज लिखा है तो क्या रहेगा? IA का स्क्वायर,
और शंट की बात करें तो सीधा क्या होगा, IA होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सीरीज मोटर की तो उसमें तो करंट का क्या होगा, स्क्वायर करेंगे। अगर हम बात करें शंट मोटर की तो हम क्या करेंगे, सीधा IA लिखेंगे। ठीक है, अब मेन बात देखो, सीरीज मोटर की खास बात आप सभी को पता है भी बिना लोड के नहीं चला सकते। ठीक है, यानी कि इस पर लोड होना जरूरी है। अगर बिना लोड के चलाएंगे तो इसमें करंट देखो वर्ग के है, ये आर्मेचर करंट है वो स्क्वायर है इसका, यानी कि करंट स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा है। इस स्टार्टिंग करंट के कारण क्या है, मोटर हमारे पास ब्लास्ट हो सकती है या डैमेज हो सकती है। ठीक है, जो हमारे पास शंट मोटर है, ठीक है ना, इसे हम क्या कर सकते हैं, बिना लोड चला सकते हैं शंट मोटर को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सीरीज मोटर का मेन आप सभी को पता है यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज की बात करें, यूज के मेन देखो हमेशा यूज में डाउट रहता है बच्चों को भी कौन सी मोटर कहाँ यूज करते हैं। जितने ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए ना यूज के, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि हर एक मोटर का 10 जगह यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है यूज़ नहीं कर सकते। अब मान लो हमारे पास कोई मोटर अवेलेबल नहीं है दूसरी मोटर, तो हमें कोई और हमारे पास जैसे मान लो कोई सिंक्रोनस मशीन की बात करें, यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट स्पीड होती है वहाँ यूज़ करते हैं। बड़े बड़े जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनके यूज की बात करें जहाँ पर मोटर अवेलेबल है उसी का यूज़ कर सकते हैं, एक मोटर का कई जगह यूज भी है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना यूज इनके, वो ज़्यादा देखोगे तब आपको और कन्फर्मेशन मिलेगी। ठीक है, वोल्टेज की समीकरण बहुत बार मैंने रटाई है आपको ये चीज़। ठीक है, और आप सभी को याद भी हो गया होगा, ये तरीका मैंने बता रखा है इसका। ठीक है ना, तरीका मैंने बताया था कि अगर बात करें सीरीज मोटर की, सीरीज मोटर में बात है, मोटर में मेल वोल्टेज जो होती है V लिखते हैं। ठीक है ना, मोटर की बात है, मोटर के अंदर क्या होता है, मान लो सीरीज मोटर की बात करें, ये हमारे पास मेन वोल्टेज V है। ठीक है, यहाँ से करंट चला ये। ठीक है, ये करंट कौन सा होगा, लाइन करंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ISC, ये क्या रहेगा, RSC सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आगे चलो, आगे हमारे पास क्या है, IA आर्मेचर करंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मोटर है तो क्या होगा, EB। ठीक है, मोटर है तो क्या होगा, EB का मतलब बैक EMF। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सारी बात आपको पता होगी। अब हमें देखनी है EMF इक्वेशन। तो ये मोटर है, मोटर को हमने सप्लाई दी है या मोटर से सप्लाई ली है, हमने मोटर को सप्लाई देनी पड़ी हमें। यहाँ से सप्लाई देने के लिए मेन वोल्टेज तो यही होगी, आगे जो भी वोल्टेज होगी वो इससे ही डिवाइड होनी है। ठीक है, तो जो भी आगे इक्वेशन लिखेंगे वो इसके बराबर लिखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तभी हमने क्या है, V को बराबर लिखा है, V बराबर में है, ये V बराबर में। उसके बाद यहाँ पर कुछ वोल्टेज पहुंची तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों इनमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इनमें भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। ठीक है, इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे, समझ में आया पॉइंट। बाकी आगे कोई क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। याद रखोगे आप इसके अंदर क्या याद रखोगे, EB प्लस में IA, RA प्लस में RSE। ठीक है, डायरेक्ट तो याद रहने वाला है नहीं ये। ठीक है, अगर इक्वेशन सीखोगे तब आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट आप कितनी बार याद कर लो याद नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर और पूछे तो ये EB निकालने के लिए दूसरी साइड में ये लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कन्फ्यूजन और कर देंगे। तो इस चीज़ को तो आपको समझना पड़ेगा, मेन वोल्टेज ये है, इसके बराबर में सारी चीज़ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद शंट मोटर की बात करें, शंट मोटर ये हमारे पास होगी शंट मोटर। शंट मोटर है, यहाँ से मेन वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मेन वोल्टेज देंगे यहाँ से तो करंट चलेगा क्या, IL लाइन करंट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो करंट जा रहे हैं, एक तो ISH, एक क्या होगा IA आर्मेचर करंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, EB बैक EMF, और ये क्या होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, इसका रेजिस्टेंस RSH यानी कि शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बोला गया है शंट मोटर की जो EMF इक्वेशन है वो क्या होगी।
तो मेन वोल्टेज तो बराबर में लिखनी पड़ेगी भी, क्योंकि मोटर है, मोटर में तो मेन वोल्टेज देनी है हमें। मेन वोल्टेज बराबर में लिखेंगे। इसके बराबर में जो बात है वो हमारे पास क्या रहेगा, ईबी प्लस में क्या है, आई ए आर ए। आई और आर का फॉर्मूला किसका बनता है, वोल्टेज ड्रॉप का। आई और आर का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला बनता है। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, आई ए आर ए, ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है ये, ठीक है ना। ये वोल्टेज ड्रॉप ध्यान रखोगे आप। ये खत्म ही कौन होने रहा है। चलो देखो, तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। एलएम के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एलएम के पेपर में डायरेक्ट ये इक्वेशन पूछी थी कि निम्न में से शंट मोटर के लिए ईएमएफ इक्वेशन बताओ कौन सी सही होगी। तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन। यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए आपको ईबी पूछेंगे, ईबी निकालोगे तो ये दोनों इस साइड आके माइनस हो जाएगा, वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, सभी को नींद आने लगी, ये बात मैंने शुरू की तो मुझे पता ये बोरिंग पॉइंट था, लेकिन समझना जरूरी है, पेपर में आया हुआ है ये। ठीक है, चलो अभी इसको स्किप कर देते हैं, आगे चलो। आपका इंतजार चल रहा था क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कब शुरू करेंगे बताओ। पहला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा प्रभाव का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास कौन सा प्रभाव होता है, मोटर की बात है तो मोटर में तो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ही बनेगा भाई। हीट इफेक्ट कहाँ होता है भाई, हीटिंग इफेक्ट हमारे पास जो भी रजिस्टिव एलिमेंट है, रजिस्टिव सर्किट है, उसके अंदर क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, केमिकल इफेक्ट आप सभी को पता है बैटरी के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट हमारे पास किस में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट किस में होगा, कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, कैपेसिटर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पर काम करता है। कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से एनर्जी को स्टोर करता है, और इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक रूप से एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, वह डिवाइस जो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है या करती है, क्या कहलाती है अभी, ट्रांसफॉर्मर। क्या काम करता है अभी, ट्रांसफॉर्मर का मेन काम क्या होगा, वोल्टेज और करंट को, ठीक है, अभी वोल्टेज लेवल को या करंट लेवल को चेंज करना, ये मुख्य काम है ट्रांसफॉर्मर का। डीसी मोटर का क्या काम होगा, डीसी मोटर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। ठीक है, सेल का क्या काम होता है अभी, क्या कह रहा है भाई तू, ये चीज जरूरी है। सेल हमारे पास क्या रहेगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। और जनरेटर क्या करता है अभी, जनरेटर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, इतना आसान क्वेश्चन है, कहीं जल्दबाजी में जनरेटर कर दो आप। ठीक है, हो सकता है, तो इसमें ध्यान देखो कि पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, तो मोटर चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, डीसी मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आमतौर पर होता है, डीसी मोटर है उसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आमतौर पर हमारे पास क्या होगा भाई, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस तो बहुत कम रखना पड़ता है। और ये आप सभी को पता है, कम रेजिस्टेंस को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डबल केल्विन ब्रिज। ठीक है, इसको मापने के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, डबल केल्विन ब्रिज। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, पोटेंशियोमीटर से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक संट प्रकार का हमारे पास ओम मीटर है, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर के घूमने से पैदा हुए ईएमएफ हमारे पास क्या रहेगा, कौन सा रहता है, घूमने वाला जो ईएमएफ है वो तो रहेगा डायनेमिक रूप से, और स्थिर रूप से जो ईएमएफ बनेगा वो क्या होगा, स्टैटिक रूप से। अब डायनेमिक रूप का जो ईएमएफ है, आज ही मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला बताओ क्या होगा, बिल्कुल आज ही मैंने आपको बताया था, डायनेमिक रूप से पैदा हुआ ईएमएफ वो क्या होगा, बी एल वी साइन थीटा। यहाँ पर बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एल लेंथ, और वी क्या होगा, वेलोसिटी। याद हो गया होगा, हाँ भी राहुल, क्या होता है वी,
वेलोसिटी, वेलोसिटी की इकाई मीटर, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की इकाई मीटर बटा सेकंड, ठीक है। वी हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी, और ये क्या रहेगा, मीटर बटा सेकंड। इसी के जैसा एक और नाम था, आप सभी ने याद किया होगा, बिल, BIL, बिल, बिल साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है अभी, ये फोर्स का, ठीक है। दो कंडक्टर के बीच में लगने वाला बल हमारे पास क्या होता है, बिल, BIL साइन थीटा। यहाँ पर बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई करंट, एल क्या होगा, लेंथ। ये फोर्स का फॉर्मूला है, ये ईएमएफ का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्टैटिक रूप ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ भी। स्टैटिक रूप में उत्पन्न ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, एल डी आई बटा में डी टी, ठीक है, याद रखना, ये हमारे पास है स्टैटिक रूप में उत्पन्न ईएमएफ का फॉर्मूला। ये है सेल्फ इंड्यूस का। अगर म्यूचुअल इंड्यूस होता तो यहां पर एम कर देते, एम डी आई बटा में डी टी। डीसी मोटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर बने होते हैं। डीसी मोटर के जो हमारे पास फील्ड कॉइल है वो आमतौर पर बने होते हैं। आमतौर पर किसके बने होंगे भी, बिल्कुल कॉपर के ही बने होंगे, ठीक है। और हाँ जी, कर सकते हैं। बाकी डीसी मोटर की बात करें ना, वहां पर ज़्यादा कॉपर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ नहीं होता। अगर एसी मोटर की बात करें वहां पर एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर का हम यूज़ करें। कॉपर के कारण होने वाला लॉस कौन सा होगा, कॉपर लॉस, ठीक है। और कॉपर लॉस का दूसरा नाम क्या होगा, कॉपर लॉस को क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस को बोलते हैं वेरिएबल लॉस, ठीक है। वेरिएबल लॉस या फिर हाँ बिल्कुल ओमिक लॉस, ये हमारे पास कॉपर लॉस का दूसरा नाम है ये, ठीक है। अब मेन क्या होगा, कॉपर लॉस का फॉर्मूला पूछ लें तो पीसी बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर, यहाँ सी लगा दोगे बस, ये हमारे पास कॉपर लॉस का फॉर्मूला है भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब मोटर का आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ पैदा करेगा। ये कौन सा नियम था, ये फैराडे का पहला नियम, ठीक है। ये सारी बात हमारे पास क्या है, ये जो आप लाइन पढ़ोगे, जब मोटर का आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, यानी कि हमारे पास क्या होता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है। हमेशा चुंबकीय लाइनें नॉर्थ से निकल कर कहाँ जाएगी, साउथ की तरफ। और साउथ की तरफ कब जाती है, जब आउटसाइड की बात करें। इन साइड में क्या होता है, हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो यहां से नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ, ठीक है। जब आर्मेचर, आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में क्या है, ये आर्मेचर है ये, ठीक है ना। आर्मेचर घूमता है, ये घूमेगा तो हमारे पास यह बल की चुंबकीय रेखाओं को, ये जो चुंबकीय रेखा है उनको कट करेगा। कट करेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा भी, उसमें उत्पन्न होगा ईएमएफ। समझ गए बात। तो ये हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। ये तो था फैराडे का पहला नियम। फैराडे का दूसरा नियम क्या बोलता है, ये जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है ये कितना हमारे पास उत्पन्न हुआ है, इसका फॉर्मूला आप सभी ने याद कर रखा होगा, -n d∅ बटा में dt, ठीक है। ये हमारे पास कितना ईएमएफ उत्पन्न हुआ है। माइनस का निशान किस लिए होगा, लेंज लॉ के कारण माइनस का निशान होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। डीसी मोटर के कंडक्टर्स के घूमने की दिशा हमारे पास कौन से नियम अभी हमने डिस्कस किया है। डीसी मोटर की बात आए तो आप बाएं हाथ का नियम करोगे, अगर जनरेटर की बात आती तो दाएं हाथ का नियम करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। मोटर कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर वायर में पीवीसी का रंग, 3 कोर की बात होगी क्या, हाँ ठीक है। 3 कोर की हमारे पास बात है तो क्या रहेगा, RYB, रेड, येलो और ब्लू। बी से ब्लैक नहीं बनेगा, बी से हमारे पास ब्लू होता है, ठीक है। RYB रहेगा ये, ओके। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नहीं था ये पता होगा आपको, लेंज का नियम तो,
लेंज का नियम एनर्जी के संरक्षण पर सिद्धांत कार्य करता है ये, ठीक है। लेंज का नियम एनर्जी के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला होता है। ये बताओ भाई, यदि 230 वोल्ट डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास क्या होगा, मोटर में भी बिना किसी समस्या के चलेगी ना, बिल्कुल भी ये बात नहीं है। रुक जाएगी, ये भी बात नहीं है। जल जाएगी, कम दक्षता और उच्च स्पार्किंग के साथ चलेगी, ये बात ठीक है। क्योंकि आप सभी को मैंने बता रखा है, जब डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई दे दें तो वो हमारे पास कौन सी मोटर बन जाती है। नींद ना लो भी, ज़्यादा होगी क्लास। तो अभी तक तो आराम से चल रहा है, बिल्कुल है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। नींद आ रही है तो बताओ, आप क्लास को यहीं स्टॉप कर देंगे, ठीक है। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। आज मैंने सियाचिन का पानी पी रखा है, ठीक है। हाँ भाई, चलो भाई, नींद ना लो, मेन बात यह है, एक्टिव रहो। थक के, मुझे पता है आप पूरे दिन ये पढ़ पढ़ के बोर हो गए इस चीज़ से आप, ठीक है। जिसको नींद आ रही है वो अपना पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, जो हमारे पास डीसी सप्लाई है, डीसी मोटर को अगर एसी सप्लाई देंगे तो मैंने आपको एक मोटर बताई थी, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर में क्या खास बात थी, यूनिवर्सल मोटर हमारे पास एसी और डीसी दोनों पर काम करती है। वो हमारे पास काम इसी कारण करती है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर जो है उसमें क्या होता है, डीसी की जगह हम क्या दे देते हैं उसको, एसी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास काम करेगी। लेकिन यूनिवर्सल मोटर में कुछ हम चेंजिंग करके उसकी जो दक्षता है वो बढ़ा सकते हैं और हमारे पास स्पार्किंग है वो भी कम कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है यूनिवर्सल मोटर जो हमने उसको डीसी सप्लाई की जगह एसी दी है तो लगातार उसमें स्पार्किंग हो जाएगी, लगातार स्पार्किंग नहीं होती उसमें, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर के अंदर एक तो कम्यूटेटर भी यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक है। कम्यूटेटर भी हम यूज़ करेंगे उसमें। साथ साथ में हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड भी आप सभी को पता है, हाई स्पीड होती है उसकी, ठीक है। ग्राइंडर या फिर फूड मिक्सर के अंदर यूज भी करते हैं यूनिवर्सल मोटर को, ठीक है। तो मेन बात ध्यान क्या रखोगे, डीसी की जगह अगर एसी सप्लाई दे रहे हैं तो हमारे पास दक्षता हो जाएगी बिल्कुल कम, स्पार्किंग के साथ धीरे धीरे चलेगी मोटर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं होगा बिल्कुल बंद हो जाएगी। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में मिडिल फिंगर दर्शाती है। मिडिल फिंगर आप सभी को मैंने बताया था, वोल्टेज को तो बिल्कुल भी नहीं दर्शाएगी। चुंबकीय फील्ड को दर्शाती है फोर फिंगर या हमारे पास तर्जनी उंगली। मिडिल फिंगर की बात करें तो करंट से होकर प्रवाहित होने वाले करंट की कंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाले करंट की दिशा कौन बताएगी, जो हमारे पास मिडिल फिंगर बताती है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देता है, हमारे पास क्या बताएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चालक की गति की दिशा, चालक में जनरेटर, ये तो नहीं अभी। चुंबकीय फ्लक्स की दिशा हमारे पास नहीं, तो मेन क्या रहेगा, जो कंडक्टर है वो कौन सी गति, कौन सी हमारे पास डायरेक्शन में चल रहा है उसकी दिशा बताएगा, कौन सा, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये ऑप्शन से डिपेंड है, सारी बातें ये ऑप्शन पर डिपेंड रहेगी। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का अनुप्रयोग खालिस्तान में पाया जा सकता है। तो आप सभी को पता है लेफ्ट हैंड रूल की बात है तो किस में होगा, डीसी मोटर में। जनरेटर में क्या होता है अभी, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो रहेगा वो हमारे पास किस में होगा, जनरेटर के अंदर होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखोगे। और ट्रांसफॉर्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफॉर्मर। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सही संकेत इंगित करता है, अंगूठा प्रति तो कोई बात ही नहीं है, तर्जनी धारा नहीं होगी, ये तो कट कर देंगे वैसे ही। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा भाई, ठीक है। अंगूठा गति, मोशन, ठीक बात है। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और मध्यम उंगली हमारे पास धारा की बात, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सी उत्तर। ये तो क्लियर हो गई सारी बात। अब फ्लेमिंग का रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इनके बीच संबंध दर्शाता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का तो कौन बताएगा भी,
ओम का नियम बताएगा इसके बारे में तो, ठीक है। वोल्टेज, धारा और शक्ति के बारे में नहीं बताएगा। बल की दिशा, धारा की दिशा, फ्लक्स की दिशा, हाँ ये बात ठीक है अभी। शक्ति की बात इसमें कट है तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है, ठीक है। कौन सा घटक हमारे पास आवश्यक होगा। डीसी मोटर की मेन जो पहचान है वो हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। अगर कम्यूटेटर नहीं होगा तो डीसी मोटर क्या होगी फिर, ठीक है। तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर जरूरी है, और कम्यूटेटर आप सभी को पता है हार्ड ड्रान कॉपर सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। कम्यूटेटर के अंदर जो हमारे पास इनके कॉपर जो है ना वो हाफ साइड से कटे हुए होते हैं, ठीक है। कॉपर को जो हमारे पास कॉपर को कट करते हैं वो इस टाइप में हाफ शेप में, हाफ सर्कल में रहेंगे ये, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, देखा आपने। कम्यूटेटर खालिस्तान में प्रयुक्त होता है। कम्यूटेटर हमारे पास किस में प्रयुक्त होगा, डीसी मोटर में, ठीक है। यहां पर एसी मोटर जरूर दे रखा है लेकिन करेंगे डीसी मोटर ही। अब देखो कम्यूटेटर का मेन हमारे पास कार्य क्या दे रखा है अभी, एसी को डीसी में रूपांतरित करना। डीसी को, ये तो हमारे पास नहीं है, डीसी को एसी में रूपांतरित करना, एसी को एक दिशीय, नहीं ये भी नहीं रहेगा। देखो मेन बात हमारे पास क्या है, एसी को डीसी और डीसी को एसी या एसी को डीसी, काम तो दोनों ही करता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन बात देखनी पड़ेगी हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है, मोटर होगा या जनरेटर होगा, ठीक है। ये आप सभी को मैंने बताया था कि अगर मान लो मोटर की बात आएगी, मोटर में हमारे पास क्या डीसी सप्लाई देंगे, देने के बाद आर्मेचर पर कौन सी सप्लाई पहुंचेगी, एसी। तो मोटर में क्या काम करता है कम्यूटेटर, डीसी को एसी में चेंज करता है मोटर के अंदर तो, ठीक है। उसके बाद जनरेटर की बात करें, जनरेटर में हमारे पास उत्पन्न होगा तो हमेशा आर्मेचर पर कौन सी सप्लाई उत्पन्न होती है, एसी। आर्मेचर पर हमेशा एसी सप्लाई ही बनेगी, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, ठीक है। तो एसी को चेंज करेगा किसमें, डीसी में। बाकी काम तो दोनों ही है, वो डिपेंड करेगा भाई ऑप्शन कौन सा सही माने, ठीक है। तो हमारे पास मान रखा है कौन सा, ये एसी को डीसी। ये बात हो गई जनरेटर की फिर, हैं, हाँ हाँ, आउटपुट जो देगा, हाँ हाँ हाँ, ये भी हो सकता है बिल्कुल। बाकी हमारे पास अब याद क्या रखोगे, एसी को डीसी में चेंज करना। ये मेन बात इसमें क्या चल रही है कि जो हमारे पास आउटपुट जो मिल रही है, ठीक है ना, यहाँ पर आउटपुट क्या मिली हमें, डीसी। यहाँ पर हमने क्या दिया है, हमने इसको डीसी दिया, आउटपुट क्या मिली है, एसी, ठीक है। आउटपुट के हिसाब से भी चेक करना पड़ेगा। ये मेन चीज ध्यान क्या रखोगे, देखो इस पर मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी काम तो कम्यूटेटर दोनों ही करेगा, ऐसी कोई दोहराई वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास डीसी मोटर है, उसको डीसी सप्लाई ही देनी पड़ेगी। दोनों कर देते, वही तो बता रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, डिपेंड करेंगे भी एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन माने, ठीक है। इसमें बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा उसका आंसर कौन सा माने, ठीक है ना। आप ज़्यादा ध्यान रखोगे कौन सा, एसी को डीसी में चेंज करना, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट को उसकी जगह पर रखता है, एंड प्लेट, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास डीसी मोटर के अंदर एंड प्लेट होगी, एंड प्लेट कहाँ होती है पता है आपको, एंड प्लेट हमारे पास, मान लो ये कोई डीसी मोटर है, यहाँ पर हमारे पास शाफ्ट होगी है, ठीक है। यहाँ शाफ्ट पर इसके साथ एक हमारे पास प्लेट लगती है, ठीक है, लास्ट के भाग में, वो क्या रहेगी, एंड प्लेट। इस एंड प्लेट पर ही हमारे पास क्या होता है, बेरिंग लगा होता है यहाँ पर, ठीक है ना, आपने देखा होगा बेरिंग लगा होता है, उस बेरिंग से क्या है, शाफ्ट हमारे पास एक्यूरेट पोजीशन पे रहती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट का उसकी जगह पर रखता है, तो कौन रखेगा, एंड प्लेट रखता है अभी। निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करने और बाहरी लोड को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। तो अब सेम बात वही आ गई, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, करंट को इकट्ठा करने के लिए मेन हमारे पास क्या रहेगा, ब्रश हम लगाएंगे, ठीक है। ब्रश क्या करता है, करंट को इकट्ठा करता है, आगे किस पर पहुंचाएगा, कम्यूटेटर पर पहुंचाता है। आप सभी को पता है
जो कम्यूटेटर हमारे पास रहेगा, ये होता है कम्यूटेटर मान लो। अब कम्यूटेटर के साथ में बाहर यहाँ निकलेगी शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये होगा आर्मेचर, आगे ये आर्मेचर होता है। कम्यूटेटर के ऊपर साथ में ब्रश हमारे पास इस तरह से टच में होते हैं, ठीक है, ना कि जुड़े होंगे, जुड़े हुए नहीं होते। ब्रश जो रहेंगे वो हमारे पास कम्यूटेटर के टच में रहेंगे। अब जो सप्लाई हमारे पास है, सप्लाई का आदान प्रदान मेन किससे होगा, ब्रश की सहायता से ही होगा ये, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। अब इनके बीच में कई बार स्पार्किंग बन जाती है, कई बार स्पार्किंग बनती है, आपने देखा होगा। उस स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल, ठीक है, स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंटरपोल का यूज किया जाता है। समझ में आया पॉइंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डीसी मोटर में एक दिशीय बला घूर्ण, यानी कि हमारे पास यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क से उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। उत्पन्न हम क्या कर सकते हैं अभी, हाँ, किससे उत्पन्न होना था, डीसी मोटर में यूनिडायरेक्शनल जो हमारे पास टॉर्क है वो किससे उत्पन्न कर सकते हैं। मेन हमारे पास क्या दे रखा है अभी, देखो स्लिप वल्ले, स्लिप रिंग तो हमारे पास होता है नहीं इसके अंदर, ठीक है, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएगा। मेन देखो जो हमारे पास यूनिडायरेक्शनल टॉर्क है, सप्लाई किससे देंगे, ब्रश से। उसके बाद सप्लाई किस पर पहुंचेगी, कम्यूटेटर पर। और कम्यूटेटर हमेशा क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क पैदा करता है, ना कि बाई डायरेक्शनल। ये चीज ध्यान रखना, कैसे करता है यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि कम्यूटेटर के ऊपर हमारे पास क्या सिस्टम होता है, इस तरह से इनके जो खांचे होते हैं वो हमारे पास हाफ सेगमेंट में बने होते हैं ये, ठीक है ना, हाफ सेगमेंट में होता है। तो इसमें सिर्फ जो हमारे पास टॉर्क बनेगा, सप्लाई बनेगी, वो सिर्फ हाफ सप्लाई पॉजिटिव में दिखाएगा, नेगेटिव में नहीं दिखाएगा। फिर नेगेटिव नहीं आएगी, फिर हमारे पास आगे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सिर्फ यूनिडायरेक्शनल हमारे पास टॉर्क बनता है किससे, ब्रश से तो सप्लाई देंगे, और कम्यूटेटर से हमारे पास क्या होगी, जो टॉर्क है वो पैदा होगा, या फिर सप्लाई का कनेक्शन आगे पहुंचेगा आर्मेचर तक। आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो कम्यूटेटर की वाइंडिंग के साथ ही क्या होता है, हमारे पास कनेक्शन होता है इनका, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, हवा का संचरण कम करने के लिए, वायु संरक्षण बेहतर हो, चुंबकीय क्षेत्र बढ़िया करने के लिए भी, ठीक है ना। प्रबल यानी कि मजबूत, मजबूत हमारे पास मैग्नेटिक क्षेत्र बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास एक तो होगा पोल फेस और क्या है, आर्मेचर। पोल फेस का मतलब क्या होता है, देखो भी, पोल फेस का मतलब हमारे पास ये है पोल फेस, ठीक है, ये भाग होता है पोल फेस का। और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा आर्मेचर। इनके बीच में जो गैप है उसे क्या बोलते हैं, एयर गैप या वायु अंतराल। ये वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है, अगर कम से कम रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो क्या रहेगी, ज़्यादा होगी फिर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। एक पर्सन और था एग्जाम में आया हुआ था आपके एलएम टेक्निकल पेपर में ही था शायद, चार्जमैन का। जो मेन हमारे पास पोल शू का ये जो काम है, इसका क्या काम होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप बनाने के लिए, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एयर गैप बनाने के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में आपके। ये बात हुई बस। चलो उसके बाद मैथ की क्लास होगी आपकी, 5-7 मिनट रेस्ट कर लो।